गुड मॉर्निंग। दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जाट इतिहास के पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने जाट के चरित्र, उसका स्वभाव, उसकी विशेषताएं और 1669 में गोकुल जाट ने जो विद्रोह किया था मुगलों के खिलाफ, उसके बारे में पढ़ा था। 1669 से लेकर और फिर 1723 में जब जाट साम्राज्य की स्थापना हुई, भरतपुर राज्य की स्थापना हुई, उसके बीच का जो काल है वो संक्रमण काल है और बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने जाटों को एक छोटे से कृषक विद्रोह से लेकर एक राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। अगर हम इसको विभाजित रूप में देखें तो ये 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1669 से 1680, 1680 से 1682, 1682 से 1688, 1688 से 1695 और 1695 से लेकर 1722। जब हमने 1669 या 1669 में गोकुल जाट के विद्रोह के बारे में अपना विचार प्रकट कर रहे थे, तो गोकुल को अल्टीमेटली मुगल सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया। हसन अली खां उसमें प्रमुख था, जिसने तिलपत को न केवल नष्ट पष्ट किया बल्कि तमाम उसने नुकसान जाटों के और किसानों के परिवारों के किए। गोकुल की बड़ी निर्दयतापूर्ण तरीके से कोतवाली आगरा में उसके सामने जो चौतरा बना है उस पर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। करीब 7000 विद्रोहियों को बंदी बनाया गया, उनके ऊपर अमानुषिक अत्याचार किए गए और उसके बाद 1669 से लेके 1680 तक मुगल सेना का अत्याचार या औरंगजेब का अत्याचार उसी प्रकार होता रहा। जाटों को जगह जगह बंदी बनाया जाता था, उन्हें लूटा जाता था और उनको विद्रोह की सजा भुगतने के लिए कहा जाता था। औरंगजेब ने उसके साथ साथ इस विद्रोह का गुस्सा केशव देव राय मंदिर पर भी उतारा और उसको उसने धूल धूसरित कर दिया। यहां पर भी उसका मन नहीं भरा तो उसने मथुरा का नाम इस्लामाबाद और वृंदावन का नाम मोमीनाबाद रख दिया। औरंगजेब की गलती ये रही कि वो जाटों के स्वभाव को नहीं पहचान पाया। उसने सोचा कि जिस तरीके से अन्य विद्रोह को कुचला जाता है उसी तरीके से जाटों के विद्रोह को कुचल दिया जा सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण राइटर हुए हैं डेंजिल एबर्टसन। और इन्होंने लिखा है कि जाट स्वभाव से मृद और प्रसन्नचित्त होते हैं और अगर उन्हें उत्तेजित ना किया जाए तो वो दुसाध्य नहीं होते। औरंगजेब इस बात को समझ नहीं पाया क्योंकि उस समय उसके सिर पर जो सफलताएं थी या मुगल साम्राज्य को जितना वो मजबूत मानता था उसका उसके ऊपर नशा हावी था। इसमें कोई शक की बात नहीं कि मुगल साम्राज्य अकबर के समय से बहुत सुदृढ़ हो गया था और औरंगजेब तक आते आते वो बहुत सुदृढ़ ही था। दूसरी, औरंगजेब उस समय तक दक्षिण में नहीं गया था और वो उत्तर में ही था और उसकी सीट के पास यमुना के द्वाब के दोनों तरफ वो किसान थे जो पहले भी मालगुजारी या मुगलों के अत्याचार का विरोध करते थे और अब भी वो उसको कर रहे थे। लेकिन इतनी दमनकारी नीतियों के कारण जाट चुपचाप बैठ गए। वो वहां पर अपने घरों पर उन्हें छोड़ा ही नहीं जा रहा था। उनकी महिलाओं को, बच्चों को, उनके पशुओं को, सबको जो अनगिनत संख्या में थे उनको बंदी बनाया जा रहा था और जहां कहीं भी एक विद्रोही के रूप में किसी को भी विद्रोही मान लिया जाता था, एक तरह से जाटों के विरुद्ध मुगलों ने अपना मोर्चा खोल दिया था। अच्छा, औरंगजेब का खजाना भरा हुआ था,
इस समय तक दक्षिण में मराठाओं को छोड़कर कोई ऐसे और युद्ध नहीं हो रहे थे, तो वो खजाने पे कोई आंच नहीं आ रही थी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि राजपूत अभी तक मुगलों के साथ थे और इनसे औरंगजेब की जो शक्ति थी, जो सैन्य शक्ति थी, वो और ज्यादा बढ़ रही थी। हालांकि गोकुल जाट के बाद कुछ विद्रोह हुए, जैसे एक सतनामी विद्रोह हुआ, उसके बाद सिखों ने भी विद्रोह किया, सतनामी विद्रोह कुचल दिया गया, सिखों के गुरु तेग बहादुर जी को मार डाला गया, उनका वध कर दिया गया। तो एक तरह से औरंगजेब इस समय अपना निर्द्वंद्वता के साथ ये नीतियों को अपनाए हुए था। छत्रसाल, शिवाजी महाराज, असम, यहां पर कई जगह मुगल सेना को थोड़ा पीछे हटना पड़ा था, लेकिन इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मुगल का साम्राज्य बहुत बड़ा था। अब रिटेलिएशन में औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिर तोड़ने शुरू कर दिए। ब्रज क्षेत्र या उसके आसपास जितने भी छोटे बड़े, केशव देवराय जी का मंदिर मैंने बता दिया, इसके अलावा और छोटे छोटे जो मंदिर थे उन सबको नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा अब हिंदुओं को जो सरकारी सेवा थी उससे दूर रखा जाने लगा और उनके ऊपर जजिया भी थोप दिया गया। अब गैर मुस्लिम जो शासन के इस अत्याचार से बहुत दुखी हो गए थे, उनके स्वभाव में कटुता आने लगी और वो धीरे धीरे विद्रोह पर उतारू होने लगे। और इनमें सबसे प्रमुख जाट थे जो अपने किसी भी अत्याचार अगर उनके ऊपर किया जाए तो वो उसको भूलते नहीं है और उनके अंदर इस प्रकार की अग्नि, बदला लेने की अग्नि धधकने लगी। इसके बाद हमें एक विवरण मिलता है 1680 में, और वो व्यक्ति जिसने जाट कृषकों को एक संगठन का रूप देने का प्रयास किया या उसने संगठित भी किया, उनका नाम था ब्रजराज। ये एक खानचंद के पुत्र थे। इसके बारे में सूदन, वो उन्होंने सुजान चरित्र लिखा है, उसका विवरण हमें मिल जाता है। इसके अलावा इंपीरियल गजेट में भी हमें ब्रजराज सिंह का विवरण मिल जाता है। मानुची भी कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है उस समय का, और वो ये कहता है कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जो उम्र में अधिक था लेकिन प्रभुत्व में वो सबसे ज्यादा महत्व का व्यक्ति था। तो ये ब्रजराज ही थे। अब ब्रजराज ने जो अपने कृषक भाइयों को, जाट बंधुओं को एकत्रित किया था, संगठित किया था, तो उसने कहा कि अब हम इन मुगलों को मालगुजारी नहीं देंगे। तो औरंगजेब ने आगरा के फौजदार मुल्तफात खां को मालगुजारी वसूलने के लिए भेजा। वहां पर झगड़ा हुआ। जो आगरा का फौजदार है उसको जाटों ने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद उसको अपमानित किया और बाद में उसे छोड़ दिया, और घावों से वो मुल्तफात खां अपने आप मर गया। तो इससे जो आसपास के कृषक थे, जो जाट थे, उनको बल मिलने लगा। जब औरंगजेब को ये चीज पता पड़ी तो उसको लगा कि भाई ये फिर दोबारा से संगठित नहीं हो जाए, क्योंकि एक बार वो गोकुल जाट के विद्रोह से बहुत ज्यादा भयभीत हो चुका था और उसको स्वयं आना पड़ा था। उसने एक मुगल दस्ते को भेजा जिसने, जो उसका गढ़ था ब्रजराज का सिनसिनी, उसके ऊपर आक्रमण किया। ब्रजराज ने अपने बच्चों को, अपने परिवारीजनों को वहां से सुरक्षित निकाल दिया और लड़ते लड़ते वो दोनों पिता और पुत्र मारे गए, ब्रजराज और उसका पुत्र भाव सिंह। जो उसका परिवार वहां से बच के निकला वो धीरे धीरे सुरक्षित पहुंच गया बयाना के 5 किलोमीटर दूर, और वहां पर भाव सिंह जो ब्रजराज का पुत्र था, उसकी पत्नियों में से एक पत्नी के एक पुत्र पैदा हुआ, और वही पुत्र आगे चल के राजा बदन सिंह के नाम से भरतपुर राज की स्थापना करता है।
और वो जो स्थान है बयाना के पास, उसको आज भी बदनगढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो 10 साल में निर्ममतापूर्ण व्यवहार करके भी, अत्याचार करके भी जाटों को बहुत समय तक औरंगजेब दबा नहीं पाया। उसके बाद 1681 में एक परिवर्तन हुआ और औरंगजेब को दक्षिण जाना पड़ा। वहां उसका जो पुत्र था अकबर, उसको शरण दे दी थी शिवाजी के पुत्र ने, और उसका पीछा करते करते वो वहां पर चला गया और उसके बाद वो दक्षिण के युद्धों में फंस गया और वापस उत्तर में वो लौट के नहीं आ पाया। तो ये काल है। 1682 में ब्रजराज की मृत्यु हो गई। उसके बाद 1682 से 1688 ये बहुत महत्वपूर्ण काल है और इसमें एक और व्यक्ति बहुत तेजी के साथ उभर के आया जाट नेता के रूप में, एक संगठनकर्ता के रूप में, और उसका नाम था राजा राम। राजा राम के बारे में एफ.एक्स. वेंडल वो कहते हैं कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ द ग्रेट फॉर्च्यून एंड पावर विच इज टुडे दैट ऑफ द जाट्स इन हिंदुस्तान। कि हिंदुस्तान में आज जो जाट को शक्ति या उनके भाग्य का परिवर्तन किया, उसका श्रेय या संस्थापक राजा राम था। उसने सबसे बड़ा काम यह किया कि उसने किसानों और जमींदारों के क्रोध को सशस्त्र विद्रोह के रूप में परिवर्तित कर दिया, और साथ ही साथ जो कृषक विद्रोह था उसका चरित्र ही बदल गया। वो जानता था कि अगर हम जाटों को या कृषकों को प्रशिक्षित करेंगे और उन्हें युद्ध की कला में निपुण करेंगे, तभी हम संगठन के द्वारा इन युद्धों से या मुगलों से सामना कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसने ये काम किया कि उसने जाटों का एक संयुक्त मोर्चा बनाया। जाट अकेले में व्यक्तिगत रूप से खूब शक्तिशाली है, लड़ सकता है, बदला ले सकता है, लेकिन एक संगठन की आवश्यकता होती थी। जाट अलग अलग थे और वो एक रूप में संगठित नहीं थे। राजा राम जाटों के सचेत स्वभाव से भी परिचित था और व्यक्तिगत रूप से वो बहुत मिलनसार था। तो उसने एक संगठन का शक्ल देने का प्रयास किया। उसने सौगरिया जाटों को उनसे मित्रता की, उसने रणथंभौर के जाटों से मित्रता की, उसने बयाना के जो रूपवासी या जाट हैं उनसे मित्रता की, और सारे जाटों और जो अधिकतर कृषक ही थे उनको एक छत्र में संगठित करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। दूसरा उसने जो बड़ा काम किया, उसने घड़ियों का निर्माण प्रारंभ कर दिया। देखिए, तिलपत का युद्ध 3 दिन से भी ज्यादा लंबा नहीं चला था, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से जाटों के पास कोई ऐसा बड़ा गढ़ नहीं था। ब्रजराज सिंह ने भी सिनसिनी में बहुत वीरता का परिचय दिया, लेकिन मुगल सेना ने उनके गढ़ों को बहुत आसानी से कब्जे में कर लिया। कारण उनका संख्याबल बहुत था, वो प्रशिक्षित थे और इतने समय से वो किसी न किसी युद्ध में भाग लेते रहे थे। तो इसने, राजा राम ने जो गढ़ियां बनाई वो उसने जंगलों के बीच में बनानी शुरू करी, जहां पर कांटेदार वृक्ष हुआ करते थे, और इन गढ़ियों के चारों तरफ वो एक मिट्टी की सुदृढ़ प्राचीर या दीवार बनाता था ताकि वो सुरक्षा बनी रहे। अब कोई भी अभियान की योजना बनती थी तो वो उन गढ़ियों में बन जाती थी। जब जाटों को वापस लौट के आना पड़ता था किसी अभियान से, या उनके पीछे मुगल सैनिक लगे होते थे, तो वही गढ़ियां शरणस्थली बन जाती थी, और जब वो लूटते थे मुगल खजाने को या जो और धन संपत्ति लाते थे उनको भी वो इन गढ़ियों में रख लेते थे। तो गढ़ियों का एक जाल राजा राम ने बिछाना शुरू किया, जो संगठनात्मक रूप से बहुत प्रभावी सिद्ध हुआ। उसके बाद एक चीज उसने और इंपॉर्टेंट करी, उसने धाड़ का महत्व लोगों को समझाया। देखिए, जहां तक धाड़ की बात आती है,
इसको हम एक तरह से गुरिल्ला युद्ध पद्धति या गुरिल्ला मोड ऑफ वॉरफेयर के नाम से जान सकते हैं। ये जो धाड़ होती थी ये अपरंपरागत होती थी। सीधे युद्ध में तो दो सेनाएं टकराती हैं, ये ऐसे नहीं था। इसका मतलब होता था अपरंपरागत, मतलब घात लगा के अपने शत्रुओं पर आक्रमण करना। इसमें बहुत सेना नहीं होती थी, इसमें नागरिक भी होते थे और अर्ध सैनिक भी होते थे जो घात लगा के हमला कर देते थे। ये उस समय ज्यादा शक्तिशाली चीज हो जाती है जब शत्रु अपनी संख्या में असीमित हो और आपके पास अपनी जो संख्या बल है वो बहुत कम हो। इसके अलावा इस तरीके से घात लगाने से जब बड़ी सेना उस माल को रिकवर नहीं कर पाती थी तो मनोवैज्ञानिक रूप से उनमें भय व्याप्त हो जाता था। उन्हें हर समय सचेत अवस्था में चलना पड़ता था। और गुरिल्ला मोड ऑफ वॉरफेयर इसलिए भी यूज किया जाता है ताकि जो वहां पर राज कर रहा है उसको कमजोर किया जा सके या उसके राज्य को उखाड़ के फेंका जा सके। तो जहां तक हम इतिहास पढ़ते हैं तो विवरण ये आता है कि एक दक्षिण में व्यक्ति था मलिक अंबर, ये इथोपियाई था और इसने बहुत युद्ध लड़े थे अहमदनगर के लिए। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये पायोनियर है गुरिल्ला मोड ऑफ वॉरफेयर का, यानी कि भारत में इसी ने गुरिल्ला पद शैली या जिसको हम शुद्ध ब्रज के क्षेत्र में धाड़ बोलते हैं उसको प्रारंभ किया। और फिर यह भी कहा गया है कि इसी शैली को शिवाजी महाराज ने मराठाओं के लिए प्रयोग में लाया और मुगलों को बहुत ज्यादा नुकसान उन्होंने इस गुरिल्ला मोड ऑफ वॉरफेयर से दिया। पर अगर जाटों के इतिहास में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी गजनी यहां से लूट के सामान ले जाता था तो उस पर आक्रमण करके जाट उसका सामान लूट लेते थे। ये मिडिवल टाइम्स में धाड़ का एक पहला हिस्टोरिकल एविडेंस है जो हमें मिल जाता है। इसके बाद पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो भी विदेशी आता था, गजनी के अलावा और भी आए, नादिर शाह आया, अहमद शाह अब्दाली आया, शेरशाह सूरी को अगर हम छोड़ दें लेकिन उसके बाद उस समय विवरण मिलता है, बाबर आया, तो इन सबके विरुद्ध जाटों ने जो धाड़ या गुरिल्ला मोड ऑफ वॉरफेयर है उसको यूज में लाया था। बाबर तो खुद लिखता है कि सियालकोट में जब उससे मिलने लोग आ रहे थे तो अचानक पहाड़ों से नीचे उतरकर ये जाट सारा सामान और बैल और ये सारी चीजें लेके चले गए। तो जहां तक धाड़ का सवाल है वो मिडिल टाइम्स में अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो जाटों को जाता है। बहरहाल उस धाड़ को उसने, राजा राम ने अपने लोगों को उसका महत्व समझाया कि भाई धाड़ में कम से कम खतरा है और अधिक से अधिक लाभ है। इसके बाद वो एक चीज और जानता था, वो जानता था कि अगर सही शस्त्र या हथियार, प्रशिक्षण और नेतृत्व दिया जाए तो जाट, जिनके पास तीन चीजें थी, पहली चीज थी मजबूत कदकाठी, यानी कि वो मजबूत थे। दूसरी, उनमें पुरुषोचित जो ह्यूमनली या मैनली क्वालिटीज हैं वो थी। अब मैनली क्वालिटीज क्या होती हैं किसी इंसान में? आत्मसम्मान वो होता है। इसके अलावा लक्ष्यों को निर्धारित करने की अपनी क्षमता और दूसरों का सम्मान करना, और ये तीनों ही चीजें जाटों के गुण में थी। और इसके साथ साथ अगर जो धाड़ का अनुभव जो चचनामा या जो ब्राह्मण चच का लिखा हुआ है वहां से हमें जानकारी मिल रही है, सिंध से हमें जानकारी मिल रही है, तो ये धाड़ में बहुत अनुभवी हो गए थे। और उसका मानना था कि अगर ये सारे गुण हों तो जाटों को एक अच्छे योद्धा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और उसने ऐसा ही किया। उसने धीरे धीरे कृषकों को
मजबूत योद्धा के रूप में परिवर्तित करना शुरू कर दिया। यानी कि एक तरह से उसने कृषक आंदोलन का सैन्यकरण या मिलिटराइजेशन कर दिया। अब उस क्षेत्र में खाली जाट तो नहीं रहते, और भी लोग भी रहते थे। तो जो गैर जाट कृषक थे और जो जमींदार थे वो भी मुगलों से उतने ही त्रस्त थे। तो उन्होंने मुगलों के विरुद्ध जाटों का साथ देना प्रारंभ कर दिया। तो धीरे धीरे राजा राम संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत हो गया। और जब वो मजबूत हो गया, अच्छा, राजा राम इनफैक्ट जो ब्रजराज सिंह जिनके बारे में हमने पढ़ा, जिनके पुत्र भाव सिंह का पुत्र राजा बदन सिंह बाद में भरतपुर राज्य की स्थापना करता है, वो राजा राम ब्रजराज के एक भाई हुआ करते थे भज्जा सिंह, जिन्हें कभी कभी भागवत भी बोला जाता था, कई सोर्सेज में मिल जाता है, उनका पुत्र था। तो अब इसने जब सारा कुछ संगठित कर लिया तो ये आगे बढ़ा। सबसे पहले इसने आगरा सूबे के काफिलों को लूटना शुरू करा, यात्रियों को, जिनमें अधिकतर जो मुगलों के होते थे, उनको लूटना शुरू करा। और उसी के साथ चूंकि इसका साथ था, तो जो नरुका हैं, पवार हैं, गुजर हैं, मेव हैं, उन्होंने धौलपुर और दिल्ली इस तरीके के मार्ग को लूटपाट के बिल्कुल अवरुद्ध कर दिया। तो धौलपुर से लेके दिल्ली और अजमेर और आगरा, ये सारा मार्ग इतना उसमें आ गया, परेशानियों में आ गया कि यहां पर काफिले मुगलों के चलने लगभग बंद हो गए। और ये उस समय जो सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि मथुरा की जामा मस्जिद को छोड़कर ऐसा कोई क्षेत्र सुरक्षित नहीं था जो राजा राम की पकड़ से बाहर हो। इसके बाद इसने सिकंदरा पर आक्रमण किया, लेकिन वो सिकंदरा का आक्रमण असफल हो गया। उसमें एक फौजदार था मीर अबुल फजल, उसने बड़ा बहादुरी से राजा राम के आक्रमण को रोका। दोनों तरफ से बहुत सैनिक मारे गए, लेकिन राजा राम को वापस लौटना पड़ा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज से राजा राम ने मनोवैज्ञानिक रूप से मुगलों के ऊपर दबाव बना दिया, और जिस कारण से उसने बनाया ये दबाव, तो वो नाम है आगर खां। ये आगर खां मुगलों द्वारा अफगानियों को कुचलने के लिए भेजा गया था, और उसने उसको अफगानों का दमनकर्ता माना जाता है। जब वो काबुल से बीजापुर लौट रहा था, तो धौलपुर में राजा राम ने उसके जो बैल थे, उस पे जो सामान लदा हुआ था, वो सारा कुछ लूट लिया। आगर खां ने उसका पीछा किया, लेकिन उस लड़ाई में आगर खां, उसका दामाद, ये सब लोग मारे गए। तो इससे राजा राम के संगठन या जो कृषक योद्धा बन गए थे, उनसे मुगल सैनिक घबराने लगे, क्योंकि इतना बड़ा योद्धा जो अफगानियों को पराजित करता हुआ आ रहा है, उनका दमन करता हुआ आ रहा है, वो जाटों के द्वारा मारा गया। तो इससे मुगल सेना में एक सिहरन सी दौड़ गई। राजा राम ने उसके बाद सिकंदरा पर पुनः आक्रमण किया, और मानुची कहता है कि अकबर की जो कब्र है उसको तहस नहस किया गया, और उसमें से हड्डियां निकालकर उन्हें जला दी गई। इसके अलावा वहां जितनी भी वस्तुएं थी, सोने की, चांदी की, कालीन थे, लैंप थे, वो सब के सब इसने लूट लिए। इसके बाद ये सिकंदरा से आगे बढ़ा, और इसने अपना शिविर इत्मातुद्दौला में लगाया। इत्मातुद्दौला जहांगीर के द्वारा बनाया गया एक सफेद वो है मकबरा, और जिसमें सबसे पहली बार पीटर ड्यूरा, ताजमहल में आप देखते हैं जो नक्काशी है, उसकी पहली शुरुआत इत्मातुद्दौला से हुई थी। तो इसने इत्मातुद्दौला में अपने शिविर को लगाया, और उसके बाद उन गांवों को लूटा जिनके राजस्व से ताजमहल की देखरेख की जाती थी। वहां से लौटने के बाद इसने खुर्जा पे मुगल जो चौकियां हैं उनको लूटा, पलवल को लूटा। अब
बहुत सारे राइटर्स इस बात को कहते हैं कि भाई जो खुर्जा और पलवल की लूट थी उसमें स्थानीय जो मुगल अधिकारी थी उनसे इसकी सांठगांठ थी और उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लूट जाने दिया। तो कुछ इतिहासकार जो मुगलों की सेना की कमजोरियों को छुपाने का प्रयास करते होंगे उनके ये वाक्य रहे होंगे, क्योंकि जब लड़ाई हुई थी और आक्रमण हुआ था तो इस कारण से नहीं कि सांठगांठ थी, बट इस कारण से कि राजा राम की युद्ध की शैली उन पे भारी पड़ रही थी, उनको भागना पड़ा था। इसके बाद एक झगड़ा हुआ अलवर के आसपास, उसमें वो दोनों राजपूतों के पक्षों में झगड़ा हुआ, जिनमें एक थे चौहान और दूसरे थे शेखावत। शेखावत ने और लोगों के साथ मुगलों को भी अपनी सहायता के लिए बुलाया और चौहानों ने और लोगों के साथ राजा राम को भी अपनी सहायता के लिए बुलाया। तो लड़ाई हो रही थी, एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध है बीजल का युद्ध, जिसमें एक हाड़ा सरदार था, उसको राजा राम ने बुरी तरीके से पराजित किया। उसको पराजित करने के बाद उसने मुगलों की टुकड़ी पर आक्रमण कर दिया और वो उन पर भी भारी पड़ रहा था, पर वृक्ष में बैठे एक बंदूकची ने उस पर गोली चलाई जो राजा राम की छाती पर लगी और वो वहीं मर गया। उसकी हत्या के बाद उसका सिर काट के औरंगजेब के पास भेजा गया था। मतलब औरंगजेब उस चीज की तस्दीक करना चाहता था कि राजा राम मर तो गया। तो हम इसी बात से समझ सकते हैं कि औरंगजेब राजा राम को लेके कितना अधिक चिंतित रहा होगा। उसका एक साथी भी था, वो भी राम चेहरा, उसको तो जीवित ही पकड़ लिया गया था। उसके बाद उसकी भी हत्या कर दी गई और सार्वजनिक रूप से उसके सिर को घुमाया गया था। अब यहां पर कुछ चीज समझने की आती है कि सिकंदरा में अकबर के जो कब्र है उसको खोदा गया और उनकी हड्डियों को जला दिया गया। तो यह सांप्रदायिकता जैसी कोई चीज नहीं है। और उसी तरीके से ताजमहल और को मालगुजारियां देने वाले जो गांव थे उनको नष्ट किया गया। तो इनके पीछे क्या कारण हो सकता है? भाई क्रोध तो धधक ही रहा था। 1669 के पहले भी अकबर से लेकर और औरंगजेब तक जो द्वाब का क्षेत्र है, यो यमुना के दोनों तरफ का क्षेत्र है, जहां मुख्ता जाट किसान रहते हैं, वहां पर अत्याचार अनवरत रूप से चलते रहते थे। इसमें आप एक चीज देखिए, इरफान अबीब हैं जिन्होंने आर्गेरियन उसमें ये लिखा है। वो कहते हैं कि 1563, 1623, 1634, 1665, 1650, 1656 यानी कि लगातार मुगल सेनाएं कृषकों के आंदोलन जो छोटे मोटे होते थे उनको बड़ी निर्ममता से कुचल देती थी। और उसका परिणाम यह था कि धीरे धीरे उस क्षेत्र के लोग इनसे परेशान हो गए। अकबर ने कई बार कृषक विद्रोहों को इस क्षेत्र में दबाया और अत्याचार तरीके से दबाया। उसका बदला अकबर से ले लिया गया। उसके बाद जहांगीर ने एक आधी बार जो है विद्रोह को कुचला, निर्ममता नहीं दिखाई, तो जहांगीर का कोई चीज नहीं डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद शाहजहां ने जब ये सारे काम करे तो शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। तो ताजमहल के उसके लिए खर्चे के लिए जितने भी गांव थे मालगुजारी वाले, उन सबको तहस नहस कर दिया गया। तो एक तरह से ये जाटों का बदला था। जब मैं पिछले व्याख्यान में जाटों के चरित्र के बारे में बता रहा था तो ये बताया था कि भाई वो जाट अगर बिगड़ जाए, वो अपनी बातों को भूलता नहीं है, चाहे उसके प्राण भी चले जाएं। अगर उसे किसी गलत बात का बदला लेना है तो उसमें इतनी हिम्मत है और इतनी ताकत है कि वो उस चीज को कर सकता है। क्योंकि अकबर के समय से लेकर और शाहजहां के समय में
और औरंगजेब के समय में महिलाओं, बच्चों, पशुओं, जाने कितना धन की लूट होती थी। उसके बाद कुछ लोगों के नाम हैं जो उनके सरदार हुआ करते थे, मुगलों के सैन्य अधिकारी हुए थे। जैसे एक था मुर्शीद कुली खान, उसके बाद अब्दुल नमी, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ये हसन अली खान जिसने तिलपत के छोटे छोटे बच्चों की भी निर्ममता से हत्या करी और उनके जो शव हैं उनको वृक्षों पे लटका दिया। और यही नहीं, जाट नहीं भूला था, गोकुल जाट का वध नहीं भूला था, ब्रजराज का वध नहीं भूला था, भाव सिंह का वध नहीं भूला था। और इन निर्मम हत्याओं के परिणाम स्वरूप जाट प्रतिशोध की जो भावना थी वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। तो इस तरीके से राजा राम ने पूरा सिस्टम जो है संगठन करने का जाटों में कर दिया था। ये 1682 से लेके 1688 तक यहाँ पर रहा और इसने जाटों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया। इसने न केवल जाटों को बल्कि जो गैर जाट थे उनको भी एक छत्र के नीचे अपना स्थान दे दिया। और जो अब विद्रोह होने लगे या आंदोलन होने लगे उनकी जो इंटेंसिटी थी वो बढ़ने लगी। तो आज हमने राजा राम कर लिया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट 3 काल हैं, 1688 से 1695, 1695 से 1722। अगले संडे को हम इसको और आगे प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद। अच्छी तरीके से आप लोग अपना दीपावली पर्व सेलिब्रेट करें। थैंक यू।